तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम अल्कीन पढ़ चुके थे। उसके बाद आपके पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना को कहते हैं। ठीक है, आसान से लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात को सुनो, ठीक है, कि कई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये शायद वन कंपाउंड है। ठीक है, यानी उनके मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उनको देखकर हमें ये लगता है कि ये सारे के सारे एक मॉलिक्यूल है, लेकिन बार बार लिखे गए हैं। मगर ऐसा नहीं होता। जब वो स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो जब स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है तो उनके रिएक्शन, उनके मूड, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहा मैंने? मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लिखते हैं, ठीक है, यानी कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। ये दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखने के बाद हमें ये लगता है कि ये मॉलिक्यूल सेम है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है और उस वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। ठीक है, तो इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, उसके रिएक्शन में मूड चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। होते डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, होते डिफरेंट कंपाउंड ही है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं। होते डिफरेंट कंपाउंड है, ये बात आपने जहन में डालनी है। अब इनमें दो मेन टाइप होते हैं और उन टाइपों में यानी कि सब टाइप्स और भी पाए जाते हैं। एक टाइप है, मेन टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा। तो दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह इसको हम आसानी से और तसल्ली से देखेंगे। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है मगर उनमें उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं, ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी कि सेम क्या चीज़ सेम होती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट कनेक्टिविटी इन स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। मतलब जो आपके पास कार्बन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उनके कनेक्टिविटी में डिफरेंट होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इस डिफरेंट कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चर में डिफरेंट कनेक्टिविटी होने की वजह से इस वजह से हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसके 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स है, इसको हम वन बाई वन पढ़ेंगे। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चलता है कि ये किस तरह का आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेन में कुछ गड़बड़ होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फिर वही बात है कि बार बार मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको यानी कि आपको हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन मेन चेन के अंदर जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। क्या कार्बन एटम, जो मेन चेन में कार्बन एटम होता है उसकी अरेंजमेंट में डिफरेंट होती है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसी बिना पर हम इसे कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो ढांचा होता है उसमें गड़बड़ होता है। लेट सपोज, एग्जाम्पल से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि एग्जाम्पल के बाद इंसान को 90% चीज़
ज़्यादा याद हो जाती है, मतलब यानी कि ज़्यादा समझ आ जाती है। ठीक है, लेट सपोज 1 2 3 4 4 कार्बन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, तो इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन। और अगर मैं 1 2 3 इस कार्बन पर मिथाइल अटैच कर दूं, दिस इज मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के अंदर मिथाइल ग्रुप है, तो इसे हम कहेंगे आइसो। ठीक है, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसो। तो ये है आपके पास आइसो ब्यूटाइल। अब ये देखो, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये सेम होंगे, नहीं ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जो मेन चेन है उसमें डिफरेंट है। देखो ये 1 2 3 4 कार्बन ऐसे अरेंज है, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे है और एक कार्बन की शाख यहाँ पर निकली हुई है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, ये दोनों के लिए है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, चेन में फ़र्क है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, अगर हम अल्केन की बात करें, अल्केन, तो अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो पहले 3 है, इसके कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसके कोई भी आइसोमर्स नहीं होते हैं। और अल्केन में आइसोमर कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन में 3 आइसोमर्स होते हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, ब्यूटेन में 2 होते हैं, अभी आपने सीखा एन ब्यूटेन आइसोब्यूटाइल। पेंटेन में 3 होते हैं, इसको हम नीचे पढ़ेंगे। हेक्सेन में 5 होते हैं, हेप्टेन में 9 होते हैं, ऑक्टेन में 18 होते हैं, नोनेन में 35 होते हैं, आइकोसेन में तकरीबन 3 लाख से ऊपर बात चली जाती है, वगैरह वगैरह। अब मेरे पास पेंटेन है, एक पेंटेन स्ट्रेट चेन का होता है, देखो ना स्ट्रेट चेन, इसे हम कहते हैं एन पेंटेन। और एक पेंटेन इस तरह होता है कि 4 कार्बन ऐसे होते हैं और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या है, आइसोपेंटाइल, या इसको हम आयुपेक नाम से भी पुकार सकते हैं। 2 पर मिथाइल है, यानी कि 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल है और ब्यूटेन है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे है और यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो 2 यानी कि 1 2 3, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर आपने ये अंदाज़ा लगाया कि कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो उसमें डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन इस तरह है, यहाँ पर कार्बन 4 कार्बन इस तरह है और एक मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल है और 3 कार्बन है, तो कार्बन में डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप स्टार्ट है, 5 टाइप से, ये दूसरी टाइप है। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, एराइज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, डिफरेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, मगर फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है, पोजीशन वो डिफरेंट होती है। लेट सपोज, अब आप कहोगे कि कैसे, लेट सपोज मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, जहाँ पर डबल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से नंबरिंग दो, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इस बार फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल दरमियान में है, नंबरिंग जहाँ से 2 एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दरमियान में है, तो ये क्या है, ब्यूट 2 इन। अब ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपने पढ़ा है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज होने की वजह से ये डिफरेंट कंपाउंड बन गए। इस तरह आपके पास आर्थो मेटा पैरा जो CH3 है, जाइलिन है, ये आर्थोजाइलिन है। अब देखो ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पर है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है ये यहाँ पर है, तो आर्थो, यहाँ पर ये है तो मेटा, और यहाँ पर इस तरह है तो पैराजाइलिन। ये 3 पोजीशन आइसोमर्स है। अच्छा, उसके बाद तीसरी पॉइंट जो तीसरी सब टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से सेम है, लेकिन इस बार फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज नहीं है, बल्कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। क्या कहा आप मैंने, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, C2H5OH एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम 2 चीज़ें बना सकते हैं, एक आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, तो दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल, ये M है, ठीक है, ये M है, मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये CH3CH2OH, इथेनॉल भी हम लिख सकते हैं। तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दिस इज कॉल्ड
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। ठीक है, आसान से है। अच्छा, उसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होते हैं? मेटामेरिज्म क्या होते हैं? ये थोड़े यानी कि ऐसे नाम है कि जो यानी कि इस पर डिफिनीशन पूरी नहीं उतरती है। मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो हमने आसानी से समझ लिया पोजीशन। ये क्या है? इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम या अल्कलाई ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जो यानी कि साइड होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप में जो दो साइड होते हैं, उस साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किस चीज़ की? कार्बन की, कार्बन एटम की या अल्काइल ग्रुप की। इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, एक यानी कि इस तरह एक आपने पार्क में देखा होगा, ये आपके पास क्या है, झूला है। इसको आप तस्वर कर लो, ये आप तस्वर कर लो कि ये फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर ये बहुत सारे क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पर अगर यानी कि अगर कार्बन ज़्यादा हो गए तो ये शीशा इस तरह नीचे गिर जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि दो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कि कैसे? ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप को तलाश किया, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड पर 2 कार्बन है, इस साइड पर भी 2 कार्बन है। तो ये हो गया, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर। ठीक है। अब अगर मैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लाऊं और ये है CH3, ठीक है, CH3, तो CH3 और CH2 तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दोनों में कार्बन सेम है, मगर फंक्शनल ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप के यानी कि दोनों साइड पर जो कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो इससे बन गया एक अलग कंपाउंड, इसे हम कहते हैं मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है? 2 or more ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 or more ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फिर से देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मगर इस बार क्या है, बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की पोजीशन में डिफरेंट है। किस चीज़ में डिफरेंट है भैया? प्रोटॉन की पोजीशन में डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन प्रोटॉन की पोजीशन में डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। ये ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के टाटोमर्स होते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। लेट सपोज मेरे पास क्या है, प्रोपीन 2 ओल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप है CH3। ये अगर मैं ये इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पर CH3 आ जाए, ये जो डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाए, ये H इधर आ जाए, ठीक है, H नीचे आ जाए। तो देखो ना, यहाँ पर H यहाँ पर था, फिर H यहाँ पर आ गया, तो प्रोटॉन की पोजीशन में डिफरेंट हो गई। तो इसको हम कहते हैं टाटोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। तो प्रोपीन 2 ओल से प्रोपेनॉन बन गया। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आया, डबल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आ गया, तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंट आ गया। इस तरह आप अमीनो एसिड में भी ये कर सकते हैं कि लेट सपोज ये H यहाँ पर है, अगर H यहाँ पर आ जाएगा तो ये NH3 बन जाएगा, इसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन, और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप नेगेटिव, सॉरी ये कार्बोक्साइल जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ये नेगेटिव रह जाएगा, क्योंकि इससे एक H चला गया है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरी टाइप है, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये एक दूसरी टाइप है, ये दूसरी मेन टाइप है। ठीक है, ये दूसरी क्या है, मेन टाइप है। इसमें हम 2 फिर टाइप पढ़ते हैं, मतलब 2 सब टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, 2 सब टाइप पढ़ते हैं। एक होता है आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Optical isomerism is a type of isomerism in which different organic compound nature towards and interaction towards plane of polarized light is different। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से निकला है? ऑप्टिकल लाइट से निकला है। यानी कि जब हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसको हम सीखेंगे नीचे, ठीक है, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, कि जब हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक यानी कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में गुजारते हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर की वजह से, डिफरेंट नेचर की वजह से वो उस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह लिखा है कि ये ऐसी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर डिफरेंट होंगे तो उनका नेचर और उनकी जो इंटरेक्शन होगी वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फॉर दिस पर्पस एन इंस्ट्रूमेंट यूज कॉल्ड पोलेरीमीटर, इस मकसद के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक जो लाइट है वो एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाए तो आपने पोलेरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। ये आप लाइट सोर्स है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको एक प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट मिल जाएगी और यहाँ पर आप सैंपल ट्यूब से गुजार सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है जो इन सारी बातों को वाजे करता है कि एज ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ऑसिलेट इन ऑल प्लेन, जैसे कि हमें पता है कि जो आम लाइट होती है, ठीक है, आम बल्ब जो होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो तमाम प्लेन पर ऑसिलेट करता है। ठीक है, फॉर वन प्लेन ऑसिलेशन यू शुड, अगर आप चाहते हो कि ये ऑसिलेशन एक प्लेन पर हो इस तरह, तो आपको इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है जिसे हम कहते हैं पोलेरीमीटर। दिस वन प्लेन लाइट कॉल्ड, इस वन प्लेन लाइट को हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो अगर मैं इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, यानी ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कब होगा, जब आप उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से गुजार देंगे तब आपको ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट मिल जाएगा। अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट अगर आपने इस सैंपल से गुजारा और यहाँ जैसा था वैसा निकल गया तो इसका मतलब होता है कि कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं हुई है, नो रोटेशन ऑफ लाइट, सो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसने लाइट को रोटेट नहीं किया। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट अगर हम इस सैंपल से गुजारे और वो इस तरह रोटेट हो जाए, यानी कि ये इस तरह है, इस तरह रोटेट हो जाए, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डिक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन। ठीक है, और ये हम डी और या इसको पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं। अगर मैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को इस सैंपल से गुजारूं और वो इस तरह रोटेट हो जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी यानी कि कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे।